बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमी ऑफ स्केल को डिस्कस कर लिया था कि इकोनॉमी ऑफ स्केल में हम लॉन्ग रन में बल्क क्वांटिटी प्रोडक्शन करके अपनी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कम कर लेते हैं। अगर हम अपनी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यानी कि हम लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब हम इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी हमने कुछ रीजन भी पढ़ी थी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं विच हेल्प अस टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो उसमें हमने कहा था कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, लेबर जितने स्पेशलाइज स्किल्ड एजुकेटेड ट्रेन होगी उतनी कॉस्ट को कम करने में हेल्प करती है। जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करेंगे, एडवांस सोफिस्टिकेटेड यूज़ करेंगे, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी लोएस्ट कॉस्ट पर। और अगर हमने क्योंकि बल्क क्वांटिटी के ऊपर प्रोडक्शन करनी होती है तो जब हम बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम डिस्काउंट ले लेते हैं, जो कि हमारी कॉस्ट को कम करने में हेल्प आउट करती है हमारी। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बल्क क्वांटिटी परचेज करने के लिए फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं और बैंक से जो लोन लेते हैं वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा, और एक्सपेंस का कम होना मीन कॉस्ट का कम होना होगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा था कि अगर हमारे पास मशीन खराब हो जाती है तो मशीन खराब करने के लिए हमने क्या किया, अपना ही एक बंदा परमानेंट बेसिस के ऊपर हायर कर लिया जो कि फौरन से मशीन को रिपेयर कर देगा ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई हर्डल ना आए और प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली चलती रहे ताकि नंबर ऑफ यूनिट टाइमली हम प्रोड्यूस कर लें। ठीक है, और हमने कहा था कुछ स्टार्टअप कॉस्ट होती है, जैसे कि जब मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस करूंगा तो फर्स्ट टाइम बिजनेस के लिए रिसर्च करूंगा। ठीक है, उसके लिए मार्केट सर्वे करूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगा, प्रोडक्ट को टेस्ट करूंगा, प्रोडक्ट को डिवेल्प करूंगा। ठीक है, क्लियर। और सारी की सारी फिर मैं डिजाइन करूंगा, प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन करूंगा। ये सारी कॉस्ट जो होती हैं ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पहले की हैं। जब बिजनेस चल पड़ा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, अब ये दोबारा कॉस्ट ने नहीं आना। सो दैट्स वाई फिर हमारी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आ रही होती है, प्रोडक्शन रनिंग कॉस्ट आ रही होती है, तो जो कि हमारी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट को कम करने में मदद करती है। ठीक है, फिर क्योंकि हम मार्केट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा नाम बना चुके होते हैं, मार्केट में इन हो चुके होते हैं, तो फिर बार बार हमें एडवर्टीजमेंट करके अपने आप को बताने नहीं पता कि हु वी आर। ठीक है, हम वर्ड्स ऑफ माउथ बन जाते हैं, लोग हमारी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स वाई फिर हमें फर्दर जो है वो एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जो आईफोन है वो अपनी पूरे साल के अंदर बार बार हर महीने एडवर्टीजमेंट करता है, नहीं। जैसे उसने नया मॉडल लॉन्च करना वो तब वन टाइम एडवर्टीजमेंट करता है, उसको पता है नाउ आई बिकम अ वर्ड ऑफ माउथ, लोग मुझे जानते हैं, अब मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। कि डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, हमें पता है डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल में हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एज वी सी इन द डायग्राम कि जब हमारी ये कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हमारा ये डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल का फेज शुरू हो गया। तो हमने कहा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ऑफ इंक्रीजिंग लॉन्गर एंड एवरेज कॉस्ट, क्या हुआ कि ये कॉस्ट ज्यादा होना शुरू होगी। हमने कहा जस्ट लुक एट द फैक्टर्स। नंबर वन फैक्टर हमने देखा रीजन ऑफ डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल में क्या होता है, जैसे जैसे इंक्रीज एस आउटपुट, जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते हैं हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाती है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जो कि ये नुकसान वाली बात है किसी भी लॉन्ग लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्रोसेस वाली फर्म के लिए। ये नुकसान वाली बात है कॉस्ट का ज्यादा होना, क्योंकि कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी अल्टीमेटली प्रॉफिट्स उतने कम होंगे। तो प्रॉफिट्स कम होंगे तो हम फर्दर प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, हम प्रोडक्शन को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, वो रीजन क्या है जिन रीजंस की वजह से ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ज्यादा हुई। हमने कहा फर्स्ट वन इज दिस कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिट। कहता है जब क्योंकि हम लार्ज प्रोडक्शन करते हैं तो जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जाते हैं, आउटपुट इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा बिजनेस एक्सपेंड करता रहता है। जब हमारा बिजनेस अच्छा खासा एक्सपेंड करता है तो बिजनेस के ऊपर कंट्रोल जो है वो लूज हो जाता है, कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता। और अगर कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता तो कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है।
ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि बिजनेस में हायरार्कीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सीएफ होगा, सीई होगा, ठीक है। तो उसके अंडर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। एचआर का डिपार्टमेंट होगा, आईटी का डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा, प्रोक्यूरमेंट का, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा, और फर्दर डिपार्टमेंट होंगे। फिर हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने मैनेजर्स होंगे, ठीक है। और फिर हर ये दो दो मैनेजर हैं, फिर मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर्स होंगे, फिर सुपरवाइजर के नीचे जाके कहीं पर ये वर्कर 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 आ रहे हो। तो ये अच्छी खासी, अगर एक लार्ज प्रोडक्शन फर्म है, इंडस्ट्री है, तो उसकी अच्छी खासी हायरार्की होगी। अब कोऑर्डिनेशन नहीं होती। अब कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ना मसले पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे सर मैं क्लास में एग्जांपल लेता हूँ, वही वाली एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। हमारे मैनेजर ने सुपरवाइजर को कहा कि सुपरवाइजर जाओ और तुमने क्या करना है, जाके फसलों को ना स्प्रे कराओ जाके, ठीक है। तो सुपरवाइजर ने कहा अच्छा। सुपरवाइजर ने वो ना वर्कर की टीम को कहा, वर्कर्स, जो वर्कर्स टीम है ना, वर्कर्स की टीम को कहा जाओ जाके ना फसलों को स्प्रे करो जाके। अब हुआ क्या, मसला ये हुआ, वर्कर फॉरगेट, वर्कर जो भूल गए, वर्कर जो है वो स्प्रे करना भूल गए। अब जब स्प्रे करना भूल गए, अब स्प्रे ना होने की वजह से फसल डैमेज होगी तो नुकसान हो गया। जब नुकसान हुआ तो मैनेजर ने सुपरवाइजर की अच्छी खासी की, ठीक है। तो जब सुपरवाइजर की अच्छी खासी बेइज्जती की, इज्जत अफजाई की, तो सुपरवाइजर ने ऑब्वियस बात है वर्कर की अच्छी खासी बेइज्जती की। तो वर्कर ने कहा सर वो माजरत हुई, भूल गए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो सुपरवाइजर ने कहा नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड, ओके। अच्छा, तो उनका सर बिल्कुल टेंशन ना ले, अगली बार नहीं होगा। अब हुआ ये, नेक्स्ट सीजन पे दोबारा ऐसा हुआ, मैनेजर ने सुपरवाइजर को कहा हाँ भाई स्प्रे करो जाके, डू स्प्रे। तो ठीक है, सुपरवाइजर का सर ओके। अब सुपरवाइजर ने दोबारा वर्कर को कह दिया भाई जाके स्प्रे करो। वर्कर ने कहा अच्छा सर कर दूंगा। सुपरवाइजर को ख्याल आया ओहो यार ऐसा ना हो कि वर्कर फिर पिछली बार की तरह भूल गया हो। सुपरवाइजर ने अपनी टीम पकड़ी और जाके स्प्रे कराया, ठीक है। क्योंकि वर्कर की पिछली बार अच्छी खासी हुई थी, वर्कर ने तो इस बार कहा भाई सबसे पहले तो हम स्प्रे करेंगे, बाकी खाना शाना भी बाद में खाएंगे। वर्कर भी जाके स्प्रे कराया। अब ये भी स्प्रे कर रहा है और ये भी स्प्रे कराया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हुआ, एक तो रिसोर्सेज का जाया हुआ, दूसरा ओवर स्प्रे होने के फसल फिर डैमेज हो गई। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हमें कॉस्ट समटाइम इंकर करनी पड़ जाती है, बेयर करनी पड़ जाती है। सेकंड वन इज हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि देखो मैंने कहा कितनी हायरार्की है। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट समटाइम ये होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और डिपार्टमेंट के मैनेजर से फिर मैनेजर से वर्कर तक ना कम्युनिकेशन होते होते डिसीजन बदल जाता है। मान ले फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स थे, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर थे, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर थे। ठीक है जी, क्लियर। अब ये जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सप्लायर से क्या किया करता था, रॉ मटेरियल खरीदा करते थे। इस सुपरवाइजर ने मैनेजर को कहा कि सर मेरा एक जानने वाला है, वो आपको अच्छे रेट पे, कम रेट के ऊपर ना ये रॉ मटेरियल दे देगा, आप महंगे से क्यों खरीद रहे हो। तो मैनेजर ने कहा यार ये तो मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मैं क्या करता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ना इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है, उनके बड़ों को, फिर वो आगे डायरेक्टर से, फिर वो अगर डायरेक्टर अपने मेन डिसीजन मेकर से कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो उनका चलें ठीक है हम कर लेते हैं, ठीक है। मान लें कि 100 kg, 100 रुपीज पर केजी पर रॉ मटेरियल मिल रहा था, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम केमिकल कर लेते हैं, ठीक है। वो मार्केट से ले रहे थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ₹120 पर केजी, कहेंगे सर देखें ₹20 पर केजी का फायदा हो रहा है। तो अब हुआ क्या, अब ये बात ऊपर तक पहुंचाते पहुंचाते और ऊपर से नीचे तक डिसीजन आते आते कम से कम उन्होंने ना 2 हफ्ते लगा दिए। जब 2 हफ्ते लगा दिए तो इसका भी रेट 110, 100 से लेके 120 तक का रेट इंक्रीज हो चुका था। तो देखिए फायदा कोई नहीं हुआ। लेट डिसीजन मेकिंग की वजह से सम टाइम हमें बहुत सारी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ जाती है। टाइमली डिसीजन ना लेने की वजह से हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। थर्ड वन इज ओवर स्टॉक। जैसे कि गवर्नमेंट, अगर हम डिपार्टमेंट में देखें तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमें 3 लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि काम ही 3 लोगों का होता है। लेकिन फर्दर हमने गवर्नमेंट ने ना 2 एक्स्ट्रा लोग ना हायर कर लिए होते हैं। अब टोटल हो गए 5 लोग। भाई जब 5 लोगों को तनख्वाह जा रही है, काम तो फिर भी 3 लोगों ने करना, 2 तो वेले बैठे हुए हैं। अब ये जो 2 लोग हैं जो काम नहीं कर रहे, पैसे तो ले रहे हैं, कॉस्ट तो लग रही है इनके ऊपर ना। तो देखें इससे कॉस्ट बढ़ जाती है जबकि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी होती, ठीक है।
फोर्थ वन इज लेबर अनरेस्ट और टेंशन। अगर हम वर्कर वेलफेयर के बारे में ख्याल नहीं कर रहे, वर्कर्स की वेलफेयर के बारे में और वर्कर्स के बारे में ख्याल नहीं करे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो लेबर जो प्रोटेक्शन लॉ हैं उनको फॉलो करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो लेबर का ख्याल रखते हैं। अगर हमारे जो वर्कर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं करेंगे, ठीक है, उनके खाने का ख्याल नहीं करेंगे, ठीक है, और उनके इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं करेंगे, जिस इन्वायरमेंट में वो काम करें, तो वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। जब वो बीमार हो जाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, काम नहीं सही कर पाएंगे, ठीक है, काम खराब कर देंगे, जिसकी वजह से अगर वर्कर परेशान रहेंगे तो सही काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की वो गिर जाएगी, या प्रोडक्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगी, या रिसोर्सेज ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 रीजन है। हाँ, रीजन इसके अलावा भी हैं, लेकिन हमारे जो कोर्स में है बस ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वाला रह गया, ये पता मैंने डिस्कस किया कि नहीं किया। चलें इसको मैं नेक्स्ट वाली क्लास में ना डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, या नेक्स्ट किसी टाइम पे ना इसको डिस्कस कर लूंगा सेपरेटली, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो लाजमी, ये ज़रूरी है, कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कि समझ लगी कि नहीं लगी, ठीक है, फिर उससे ज़रा मोटिवेशन होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।